हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस में। आज का जो टॉपिक है डेट इज़ कॉल्ड माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस को आज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर बात करें माइस्थेनिया ग्रेविस का, मेरा एक ही फंडा है, पहले वर्ड को पकड़ो, उसको ब्रेक करो। और माइस्थेनिया ग्रेविस किस वर्ड से आता है? एक मायो का मतलब होता है मसल्स, और एस्थेनिया का मतलब होता है वीकनेस। इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है, माइस्थेनिया ग्रेविस में मसल्स का वीकनेस होगा, मतलब मसल्स का पैरालिसिस होगा। ये कैसे होता है? एक चीज़ याद रखना, माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह एक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर लेता है। किसके अगेंस्ट? एनएम रिसेप्टर के अगेंस्ट। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ पे जो एनएम रिसेप्टर है उसके अगेंस्ट क्या होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। यह एंटीबॉडी जैसे ही इस रिसेप्टर एनएम रिसेप्टर के अगेंस्ट फॉर्मेशन होगा एंटीबॉडी का, तो यह रिसेप्टर क्या करेगा, नंबर में कम होने लगेगा। क्योंकि एंटीबॉडी उसे क्या करेगा, उस रिसेप्टर को कम कर देगा, ब्लॉक करते जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन नंबर ऑफ एनएम रिसेप्टर का नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या सिम्टम तुम्हें देखने को मिलेगा? इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल्स का वीकनेस होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स का ड्रूपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल्स, दूसरा ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स का ड्रूपिंग हो जाएगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, इसमें जो टॉकिंग आपसे जो बात करेगा उसमें डिफ़िकल्टी होगा उससे, मतलब डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग। अगर च्यूइंग करे तो वो भी डिफ़िकल्टी होगा, और सेलोइंग भी क्या हो जाएगा, उससे सेलो करने में भी क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मतलब डिफ़िकल्टी होता है। तो इसका जो फर्दर ट्रीटमेंट है ना, इसका जो ट्रीटमेंट होगा, आप इसको दिया जाता है उस पेशेंट को नियोस्टिग्मिन। क्या दिया जाता है? नियोस्टिग्मिन। और नियोस्टिग्मिन का फर्दर क्या वर्क है अपन डिस्कस करते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या देते हैं? नियोस्टिग्मिन देते हैं। और नियोस्टिग्मिन का फंक्शन देखो, यह नियोस्टिग्मिन का फंक्शन क्या होता है? नियोस्टिग्मिन क्या करता है, ये एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज कर देता है। और यह एसिटाइल कोलिन फर्दर दोनों रिसेप्टर पे वर्क करेगा। कौन कौन से रिसेप्टर में? एक हो गया आपका निकोटिनिक रिसेप्टर पे, और दूसरा मस्कैरेनिक रिसेप्टर पे। दोनों पे वर्क करेगा। एक चीज़ याद रखना, ये जो मस्कैरेनिक रिसेप्टर है ना, यहाँ पे क्या करता है, एक साइड इफेक्ट होता है। क्या क्या कॉमन साइड इफेक्ट हम लोग बात किए थे? डम्बल, डी रिप्रेजेंट करेगा डायरिया को, यू रिप्रेजेंट करेगा यूरिनेशन को, एम रिप्रेजेंट करेगा आपको मियोसिस को, बी रिप्रेजेंट करेगा ब्रेडिकार्डिया को, और बी रिप्रेजेंट करेगा ब्रोंकोस्पाज्म को, और एल रिप्रेजेंट करेगा आप लैक्रामेशन को, और ई रिप्रेजेंट करेगा आपका एक्साइटेशन को, और एस रिप्रेजेंट करेगा स्वेटिंग को, और एस रिप्रेजेंट करेगा आपको सेलावेशन को। ये आपका साइड इफेक्ट होता है कब? जब एसिटाइल कोलिन आपके मस्कैरेनिक रिसेप्टर पे वर्क करेगा। लेकिन सबसे ये जो साइड इफेक्ट है उसमें इस पे फोकस करो, ब्रेडिकार्डिया पे। तो क्या हो जाएगा, इस ब्रेडिकार्डिया को फोकस करो। अगर आप नियोस्टिग्मिन दिए तो एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज किया, ये मस्कैरेनिक रिसेप्टर को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। इसका मतलब इसका साइड इफेक्ट होता है डम्बल, आप डायरिया से बच जाओगे, यूरिनेशन से बच जाओगे, इधर आपका म्यूसिस से भी बच जाओगे। लेकिन जब ब्रेडिकार्डिया होगा ना, तो पर्सन का तुरंत डेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्सन का तुरंत डेथ हो जाएगा। इसका मतलब हार्ट रेट बहुत स्लो कर देगा, ये डेथ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी नियोस्टिग्मिन देंगे उसके साथ हम कॉम्बाइन क्या देते हैं, एट्रोपिन देंगे। जब भी नियोस्टिग्मिन देंगे उसके साथ एट्रोपिन देंगे। और एट्रोपिन का काम क्या होता है, यह तुम्हें ब्लॉक कर देगा मस्कैरेनिक रिसेप्टर को। क्या करेगा? मस्कैरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, और जिसके कारण जो फर्दर साइड इफेक्ट होता है डम्बल, जब इसी को ब्लॉक कर दिया, क्या साइड इफेक्ट डम्बल होगा? क्या नहीं होगा। डायरिया होगा? क्या नहीं होगा। यूरिनेशन होगा? क्या नहीं होगा। ब्रेडिकार्डिया इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, ये होगा? क्या नहीं होगा। इसका मतलब पर्सन बच जाएगा ना, बच जाएगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं कि जब भी नियोस्टिग्मिन देंगे किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए, तो हम उसके साथ क्या देंगे, एट्रोपिन देंगे। क्या देंगे? एट्रोपिन देंगे। और अब बात करते हैं अपन माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। अगर अपन बात करें ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस का, तो सबसे पहले फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। पहले इंपॉर्टेंट, क्यों होता है ऑटो इम्यून? क्योंकि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। किसके अगेंस्ट? एनएम रिसेप्टर के अगेंस्ट। इसका मतलब यह क्या करेगा, एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा।
और NM रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? ये स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है। अगर यह NM रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो क्या स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा? क्या नहीं, स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? मसल्स का क्या हो जाएगा? वीकनेस हो जाएगा। मसल्स का वीकनेस हो जाएगा और मसल्स का पैरालिसिस हो जाएगा। और जब मसल्स का वीकनेस और पैरालिसिस होता है तो इम्पॉर्टेंट याद रखना, मोस्ट कॉमन मसल्स जहाँ पे पैरालिसिस होता है वो आपका ऑक्यूलर मसल्स होता है। मोस्ट कॉमन मसल्स जो होता है जहाँ पे मसल्स वीकनेस और पैरालिसिस होने का ज़्यादा चांसेस होता है वो होता है आपका ऑक्यूलर मसल्स। और ऑक्यूलर मसल्स में होता है, इसीलिए उसके ग्रेविस को क्या बोलेंगे? ऑक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस बोलेंगे। लेकिन एक मसल्स और है, एक इम्पॉर्टेंट है, डेट इज़ कॉल्ड डायफ्राज्म। अगर डायफ्राज्म में रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो गया, सपोज दैट अगर डायफ्राज्म का वीकनेस हो गया, डायफ्राज्म में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब डायफ्राज्म में पैरालिसिस हो गया, तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा और पर्सन का डेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। ये होता है आपका माइस्थेनिया ग्रेविस। अगर अपन ट्रीटमेंट का बात करें तो इसका जो माइस्थेनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट है, इसका 2 ट्रीटमेंट होता है। एक तो हो जाएगा आपका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एक हो गया आपका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। अगर अपन बात करें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में, इसमें क्या होता है कि हम ड्रग्स को यूज़ करते हैं। ड्रग्स को यूज़ करके क्या करते हैं? जो मसल्स का वीकनेस होता है, जो मसल्स का पैरालिसिस होता है, उसको हम क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं, सही करते हैं। एक दूसरा है क्या? डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में हम क्या यूज़ करते हैं? इम्यूनोसप्रेसेंस यूज़ करते हैं। क्या? इम्यूनोसप्रेसेंस। फिर यह इम्यूनोसप्रेसेंस क्या करेगा? फिर वही बात पे चलो, माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज़ है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। यह एंटीबॉडी NM रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। अगर हम इम्यूनोसप्रेशन लेंगे, अगर ड्रग्स इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट को देते हैं तो यह क्या करेगा? एंटीबॉडी को फॉर्म होने नहीं देगा। अगर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया? NM रिसेप्टर ब्लॉक होगा? क्या नहीं होगा। क्या तब स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा? क्या हाँ, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब मसल्स वीकनेस नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा। मतलब यह इसको हम सॉल्व ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे? इम्यूनोसप्रेशन यूज़ करके। अगर अपन बात करें फर्दर किसको? सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट का, इसमें जो अपन ड्रग्स ऑफ चॉइस होता है, क्या होता है? एक ओरली लेते हैं, क्या? पाइरिडोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन। याद रखना, उसके साथ हमें एट्रोपिन लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? हम लोग समझ चुके हैं क्यों। क्योंकि यह ब्रेडिकार्डिया से प्रिवेंट करेगा। ब्रेडिकार्डिया से क्यों प्रिवेंट करेगा? क्योंकि यह एट्रोपिन क्या करता है? मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर अपन बात करें पाइरिडोस्टिग्मिन का एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? यह लॉन्ग लास्टिंग होता है और इसको वंस ए डे लिया जाता है। अगर अपन बात करें नियोस्टिग्मिन का, तो नियोस्टिग्मिन इसको हम इंजेक्शन, इसका एडवांटेज क्या है? इसको हम इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन पाइरिडोस्टिग्मिन को इंजेक्शन के थ्रू नहीं दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, नियोस्टिग्मिन शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होता है, जबकि पाइरिडोस्टिग्मिन लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। लॉन्ग एक्टिंग है इसलिए वंस ए डे, दिन में एक ही बार देंगे। अगर ये नियोस्टिग्मिन शॉर्ट एक्टिंग है, ये लगभग कितने 4 टाइम्स देंगे एक दिन में। अगर अपन बात करें नेक्स्ट ड्रग्स का, डेट इज कॉल्ड एड्रोफोनियन। क्या? एड्रोफोनियन। ये एड्रोफोनियन क्या है? यह एक शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग होता है। एक चीज़ याद रखना, ये एड्रोफोनियन को हम माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए नहीं देते। याद रखना, माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए एड्रोफोनियन नहीं देते। फिर क्या देते हैं? फॉर डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। जो माइस्थेनिया ग्रेविस है ना, उसके डायग्नोसिस के लिए हम एड्रोफोनियन देते हैं। और इसके डायग्नोसिस को अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेंसिलॉन टेस्ट। क्या बोलते हैं? टेंसिलॉन टेस्ट। याद रखना, एड्रोफोनियन शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होता है। यह ट्रीटमेंट के लिए नहीं दिया जाता है, केवल डायग्नोसिस करने के लिए दिया जाता है। इस डायग्नोसिस में क्या बात करेंगे? इस डायग्नोसिस को क्या बोलेंगे? टेंसिलॉन टेस्ट बोलेंगे। और क्या होता है टेंसिलॉन टेस्ट को अपन फर्दर डिस्कस करते हैं। ये टेंसिलॉन टेस्ट में क्या होता है कि सपोज डैट आपने क्या किया, पेशेंट में माइस्थेनिया ग्रेविस है मान लेते हैं, सपोज डैट उसको आप क्या किए? एड्रोफोनियन इंजेक्शन दिए। और जैसे ही आपने एड्रोफोनियन इंजेक्शन दिया तो वो क्या करेगा? एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज़ कर देगा।
सडन एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज कर दिया। और जैसे ही तुम्हारा एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, जो मसल्स का वीकनेस हो रहा था उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। देखो सपोज डेट टॉसिस के कंडीशंस में, टॉसिस है इसका मतलब आई तुम्हारा ओपन नहीं हो रहा है, आई क्लोज है। क्या आई क्लोज है? जैसे ही आप एड्रोफोनियन दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, आई ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। लिखो आई ओपन हो जाएगा। इसीलिए इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, एमिलियोरेटिव टेस्ट बोलते हैं फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या बोलते हैं, एमिलियोरेटिव टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। याद रखना इस वर्ड को समझना, एमिलियोरेटिव टेस्ट क्यों बोलते हैं, क्यों, जैसे एड्रोफोनियम इंजेक्शन दिए तो उसमें इंप्रूवमेंट हो जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस में, तो इसीलिए अपन इसे क्या बोलेंगे, एमिलियोरेटिव टेस्ट बोलेंगे। और दूसरा एक और टेस्ट है जो यह एड्रोफोनियन टेस्ट पॉजिटिव देता है। कौन सा टेस्ट है, उसे बोलते हैं सिंड्रोम है, उस सिंड्रोम में यह पॉजिटिव देता है। जैसे लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम, लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम में भी एड्रोफोनियन टेस्ट पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है। उसमें होता क्या है देखो, तो इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम चैनल डिफेक्ट होता है, कैल्शियम, ये लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम में क्या होता है, कैल्शियम चैनल ये डिफेक्ट होता है। ये कैल्शियम चैनल डिफेक्ट होने के कारण क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम रिलीज नहीं हो पाएगा। जब कैल्शियम रिलीज नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, मसल्स का पैरालिसिस अकर होगा, पैरालिसिस अकर होगा। इसमें भी अगर अपन आप एड्रोफोनियन टेस्ट करते हो तो आईएपी आपको पॉजिटिव शो करेगा। और अदर जो एक टेस्ट है उसे बोलते हैं ट्यूबो क्यूरारे टेस्ट। क्या, ट्यूबो क्यूरारे टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एज शॉर्ट नोट्स बहुत जगह पूछा गया। इसमें क्या होता है, ट्यूबो क्यूरारे टेस्ट में इसमें एनएम रिसेप्टर का ब्लॉक हो जाएगा। जब एनएम रिसेप्टर ब्लॉक होगा ना, जो एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। जब एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट रिड्यूस हो गया तो वर्सनिंग वीकनेस होगा। और वर्सनिंग वीकनेस का मतलब क्या हो गया, यह एक प्रोवोकेटिव टेस्ट हो गया। किसके लिए, माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए प्रोवोकेटिव टेस्ट हो गया। और यह प्रोवोकेटिव टेस्ट काफ़ी डेंजरस होता है। क्यों, क्योंकि इसमें पर्सन का डेथ हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होने के कारण। इसीलिए इस टेस्ट को अपन प्रीफर्ड नहीं करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस में। किसको करेंगे, एमिलियोरेटिव टेस्ट, मतलब एड्रोफोनियम टेस्ट को अपन क्या करेंगे, टेंसिलोन टेस्ट को अपन क्या करेंगे, प्रीफर्ड करेंगे। कौन सा, एमिलियोरेटिव टेस्ट को प्रीफर करेंगे। नेक्स्ट है आपका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। क्या होता है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में जो अपन यूज़ करते हैं इसमें देते हैं इम्यूनो सप्रेशन। क्या देते हैं, इम्यूनो सप्रेशन। इसमें इम्यूनो सप्रेशन क्या करता है कि जो एंटीबॉडी है उसका फॉर्मेशन को सप्रेस कर देगा। इसका मतलब रिसेप्टर को ब्लॉक या रिसेप्टर को डिक्रीज होने नहीं देगा। तो इसमें जो इम्यूनो सप्रेशन है, एक चीज़ याद रखना, ये दो टाइप का माइस्थेनिया ग्रेविस होता है। जो इनिशियल माइस्थेनिया ग्रेविस होता है उसे बोलते हैं ऑक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। इसको तो अपन ड्रग्स से ट्रीटमेंट कर देते हैं। लेकिन जो जनरलाइज्ड माइस्थेनिया ग्रेविस है, जैसे मान लो कि आपका जनरलाइज्ड माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि सर्जरी के थ्रू थायमेक्टोमी किया जाता है। थायमेक्टोमी कब किया जाता है, ये एसोसिएटेड होता है आपका थाइमस ट्यूमर के द्वारा, थाइमस ट्यूमर के द्वारा, जिसको हम थाइमोमा बोलते हैं। क्या देखा, थाइमोमा बोलते हैं, थाइमोमा बोलते हैं। जो ट्यूमर हो जाता है थाइमस में, उसको सर्जरी के थ्रू उसे क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ये क्या कब करते हैं, जनरलाइज्ड माइस्थेनिया ग्रेविस में करते हैं। इसमें जो ड्रग्स कौन कौन यूज़ करते हैं, पहला ड्रग्स आपका हो गया डेट इज कॉल्ड प्रेडनिसोलोन। क्या, प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन को यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, जो प्रेडनिसोलोन है ना, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ये क्या होता है, एज ए इंडक्शन, क्या, एज ए इंडक्शन थेरेपी हम इसको देते हैं, एज ए इंडक्शन थेरेपी हम देते हैं। उसके बाद कुछ वीक के बाद क्या करते हैं, इसको मेंटेनेंस करने के लिए स्टेरॉइड स्पेरिंग एजेंट देते हैं। क्या देते हैं, स्टेरॉइड स्पेरिंग एजेंट देते हैं। लेकिन ये जो स्टेरॉइड स्पेरिंग एजेंट है इसको मेंटेनेंस करने के लिए केवल देते हैं, लेकिन इसे लंबे समय तक नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, ये क्यूसिंग सिंड्रोम कॉज कर देगा, डायबिटीज़ कॉज कर देगा, जो ऑस्टियोपोरोसिस कॉज देगा, जो एक सीवियर डिजीज कॉज कर सकता है। क्या, सीवियर डिजीज कॉज कर सकता है। इसमें जो स्टेरॉइड स्पेरिंग एजेंट है, इसमें जो डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस कौन कौन हो जाएगा उसका अपन जब बात करें, पहला क्या ड्रग ऑफ चॉइस है, एजाथायोप्रिन। क्या, एजाथायोप्रिन। क्या ड्रग ऑफ चॉइस है, एजाथायोप्रिन। इसमें जो क्या क्या आ जाएगा एजाथायोप्रिन में, एक हो जाएगा आपका
साइक्लोफोस्फामाइड, दूसरा हो जाएगा माइकोफिनोलेट, तीसरा हो जाएगा साइक्लोस्पोरिन और चौथा हो जाएगा आपका रितुक्सीमेब। क्या? रितुक्सीमेब। कौन? साइक्लोफोस्फामाइड, माइकोफिनोलेट, साइक्लोस्पोरिन एंड रितुक्सीमेब। ये रितुक्सीमेब क्या किस में आ जाएगा? ये एजाथियोप्रिन में। कब ये कब देंगे एजाथियोप्रिन? अगर यह इससे ट्रीट नहीं होगा फिर फर्दर अपन इसको यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? इसको फर्दर यूज़ करेंगे। ये 4 साइक्लोफोस्फामाइड, माइकोफिनोलेट, आप साइक्लोस्पोरिन और रितुक्सीमेब। अगर अपन लास्ट पॉइंट का बात करें, डेट इज कॉल्ड माइस्थेनिक क्राइसिस। क्या होता है माइस्थेनिक क्राइसिस? इसको बात डिस्कस करते हैं इसमें। सपोज डेट पेशेंट इमरजेंसी कंडीशंस में, पेशेंट तो इसमें क्या हो जाएगा कि सपोज डेट पेशेंट जो है आपका इमरजेंसी कंडीशन में है, मतलब कहने का मतलब वो रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा। जब ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है इसका मतलब उसके पास क्या है? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो चुका है। अगर इसको हम एसेस करें, इसका मतलब इसका पता करें ये क्यों, ये 2 कंडीशन में हो सकता है। या तो अंडरडोजिंग हो, ड्रग्स अंडरडोजिंग हो या ओवरडोज हो। अंडरडोजिंग का मतलब क्या होता है? एसिटाइलकोलिन लेस एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ज़्यादा। याद रखना, एसिटाइलकोलिन लेस एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ज़्यादा। एसिटाइलकोलिन तो लेस है, एंटीबॉडी ज़्यादा है, तो अपन इसे क्या बोलेंगे? माइस्थेनिक क्राइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्राइसिस का मतलब क्या होता है ये चीज़ तो समझो। क्राइसिस का मतलब क्या है? इमरजेंसी। मतलब अंडर डोजिंग में क्या हो रहा है? एसिटाइलकोलिन कम है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब इसे बोलेंगे माइस्थेनिक क्राइसिस। मतलब इसमें भी ब्रीथ नहीं कर पाएगा पेशेंट। और दूसरा ओवरडोज में क्या? एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा, इसका मतलब मसल्स का तुरंत स्पास्टिक क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा। और मसल जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्पास्टिक, तो इसका मतलब वहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कोलिनर्जिक क्राइसिस होगा। और यह जब कोलिनर्जिक क्राइसिस हुआ, स्पास्टिक पैरालिसिस हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे भी पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पाएगा। दोनों में पेशेंट नहीं कर रहा है, माइस्थेनिक क्राइसिस में भी नहीं कर रहा है और कोलिनर्जिक क्राइसिस में भी नहीं कर रहा है। याद रखना, अंडरडोज में एसिटाइलकोलिन कम, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा। इसमें ओवरडोज में एसिटाइलकोलिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, एसिटाइलकोलिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण स्पास्टिक पैरालिसिस होगा, पर्सन से ब्रीथ नहीं कर पाएगा। इस केसेस को अपन क्या बोलेंगे? कोलिनर्जिक क्राइसिस बोलेंगे। और इसके बाद अपन क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर इंजेक्शन देंगे। किस चीज़ का? एड्रोफोनियन का। ये एड्रोफोनियन क्या करता है? ये एसिटाइलकोलिन के लेवल को इंक्रीज कर देगा। जैसे ही अपन एड्रोफोनियन का इंजेक्शन देंगे, एड्रोफोनियन क्या है? शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। ये ट्रांजिएंटली क्या करता है? एसिटाइलकोलिन के लेवल को इंक्रीज कर देगा। तो एक चीज़ सोचो, एसिटाइलकोलिन का ओवरडोज में तो पहले से एसिटाइलकोलिन ज़्यादा था और ये इंक्रीज हो रहा है। क्या इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि नहीं? इसमें तो आपको वर्सनिंग देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें एसिटाइलकोलिन कम था, तो इसमें और अगर एड्रोफोनियन दे रहे हैं, सडनली ट्रांजिएंटली क्या होता है? एसिटाइलकोलिन के लेवल को इंक्रीज कर देगा। इसका मतलब इसमें तुम्हें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा ना? हाँ, मिलेगा। अगर अपन बात करें फिर इम्प्रूवमेंट और वर्सनिंग के में, तो ये वर्सनिंग में है, इसमें क्या करेंगे? एक ट्रीटमेंट करते हैं। क्या? न्यूएस्टिग्मिन को देना स्टॉप कर देंगे, न्यूएस्टिग्मिन नहीं देंगे। तो क्या करेंगे? ऐसे ड्रग्स जो न्यूएस्टिग्मिन लाइक हो उसको स्टॉप कर देंगे। और दूसरा, और पर्सन्स को मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डाल देंगे, मतलब मशीन्स के थ्रू उसका ब्रीथ करवाएंगे। याद रखना, 2 चीज़, न्यूएस्टिग्मिन को बंद कर देंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन देंगे। अगर दूसरा बात करें इम्प्रूवमेंट में क्या होगा? तो इसमें क्या करेंगे? माइस्थेनिक क्राइसिस में इसमें तो एसिटाइलकोलिन के इंक्रीज होते ही क्या हो रहा था? इम्प्रूवमेंट हो रहा था। लेकिन इसमें एंटीबॉडी, माइस्थेनिक क्राइसिस में एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? उस एंटीबॉडी को प्लाज्मा से रिमूव करेंगे। वेरी फास्ट क्या करेंगे? वहाँ से एंटीबॉडी को रिमूव करेंगे। किसके थ्रू? प्लाज्मा फेरेसिस के थ्रू। और उसके लिए जो बेस्ट डीओसी देंगे, हम देंगे आईवी के थ्रू इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजी देंगे। इसे बेस्ट डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्लाज्मा फेरेसिस करना, प्लाज्मा का एक्सचेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा।
तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे आईवी के थ्रू, और यह क्या करेगा, जो एंटीबॉडी काफ़ी ज़्यादा था माइस्थेनिक क्राइसिस में, उस एंटीबॉडी को न्यूट्रलाइज कर देगा। 2 मेथड से, या तो प्लाज्माफेरेसिस कर दो, लेकिन बेस्ट चॉइस होता है आईवी के थ्रू आईजी दे दो, इम्यूनोग्लोबुलिन दे दो। ठीक, ये हो गया आपका माइस्थेनिक क्राइसिस के बारे में। अगर अपन बात करें कौन सा ड्रग्स को हम माइस्थेनिया ग्रेविस में अवॉइड करते हैं, तो सबसे पहला आ जाएगा आपका एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में भी कौन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, और एमिनोग्लाइकोसाइड का एग्जांपल देखें तो डेट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन। और दूसरा हो जाएगा आपका क्विनोलोन जो होता है, ये देखो क्विनोलोन पहला क्या हो जाएगा, एमिनोग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, और दूसरा हो जाएगा क्विनोलोन। इसमें क्या होता है कि जो क्विनोलोन है, इसमें इसका एग्जांपल हो जाएगा सिप्रोफ्लेक्सिन, और दूसरा हो जाएगा मैक्रोलिड का एग्जांपल हो जाएगा एजिथ्रोमाइसिन। ये क्या करता है, ये तीन ड्रग्स एमिनोग्लाइकोसाइड, क्विनोलोन और मैक्रोलिड्स, ये क्या करता है, जो सोडियम चैनल है उसको ब्लॉक कर देता है। जब सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो इसका मतलब क्या गया, सोडियम का रिलीज नहीं होगा स्केलेटल मसल्स में, तो इसका मतलब फर्दर क्या हो जाएगा, स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन को रोक देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर स्केलेटल मसल्स का फर्दर पैरालिसिस हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस ड्रग्स को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, किसमें, माइस्थेनिया ग्रेविस में अवॉइड करते हैं। और दूसरा है नॉन डीपोलराइजिंग मसल्स रिलैक्सेंट फॉर सर्जरी। इसमें कौन कौन सा ड्रग्स होता है, जिसके वर्ड में लास्ट में आपको क्यूरारे दिखे या क्यूरोनियम दिखे, उसको हम अवॉइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यह क्या करता है, आपका एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, और माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या करता था, एनएम रिसेप्टर को ही ब्लॉक करता था। मतलब यह इंप्रूवमेंट में तो नहीं, और माइस्थेनिया ग्रेविस के कंडीशन को बिगाड़ देगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं, इस ड्रग्स को अवॉइड करते हैं। नॉन डिपोलराइजिंग मसल्स रिलैक्सेंट को हम अवॉइड करते हैं, जैसे क्यूरारे और क्यूरोनियम को हम अवॉइड करते हैं। और दूसरा जो नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकिंग एजेंट, और बीटा ब्लॉकिंग एजेंट को भी अवॉइड करते हैं। बीटा ब्लॉकिंग का एग्जांपल बोले तो क्या आ जाएगा, प्रोप्रेनोलोल, ये हो जाएगा क्या, प्रोप्रेनोलोल और एटिनोलोल और मेटोप्रोलोल। ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 3 एग्जाम्पल है बीटा ब्लॉकिंग एजेंट को, इसको बस ध्यान में रखना। ये क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ये भी फर्दर क्या करता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। जब सोडियम चैनल को करेगा ब्लॉक, तो इसका मतलब स्केलेटल मसल्स का फर्दर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, इसको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। जैसे लोकल एनेस्थेटिक है, जैसे रिलेटेड एजेंट है, लोकल एनेस्थेटिक एंड रिलेटेड एजेंट बोले, ये भी क्या करता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगा, इसीलिए अपन इसको भी अवॉइड करते हैं। अब आता है कि बोट्यूलिनम टॉक्सिन को भी, जो हम फर्दर डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी अवॉइड करते हैं। और यहाँ पे क्या जगह क्विनिन डेरिवेटिव को भी अवॉइड करते हैं। अगर फर्दर एक बार बात करें बोट्यूलिनम टॉक्सिन का, तो याद रखना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरीके से, बस थोड़ा सा याद रखना। ये भी क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को रिलीज को इनहिबिट कर देता है, इसीलिए अपन क्या करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। अगर बात करें दैट इज कॉल्ड क्विनिन डेरिवेटिव। अगर क्विनिन को बोले तो ये एंटी मलेरियल ड्रग्स होता है। ये भी क्या करता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। क्यों, क्योंकि ये भी क्या करता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, इसीलिए अपन इसको भी यूज़ नहीं करते माइस्थेनिया ग्रेविस में। अगर बात करें मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों एक दूसरे का एज ए कॉम्पिटिटिवली यूज़ होता है। अगर मैग्नीशियम अपन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कैल्शियम चैनल को डिक्रीज कर देगा, कैल्शियम चैनल वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे मैग्नीशियम को भी अपन यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट का पेनिसिलामिन क्या करता है, ये काउज करता ही है माइस्थेनिया ग्रेविस को काउज करेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑटो एंटीबॉडीज़ को क्या करता है, बहुत बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या काउज होता है इस चीज़ को। ये जितने भी ड्रग्स हैं इसको अपन क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, किसमें, माइस्थेनिया ग्रेविस में। ये जो वीडियो है इसको आप लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि कैसा लगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, पॉजिटिव कमेंट करना भाई। और दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक को ओपन करो, वहाँ पे आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। उस नोट्स को आप डाउनलोड करो। पीडीएफ बनाने की, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। ठीक, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।